वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी वो अपने पाथ को चेंज करेगी और वो इस तरीके से जाती है ताकि वो अपनी स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक मिनिमम टाइम पे पहुंच पाए। तो इसलिए आप भी जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट कीजिए ताकि इसको कंप्लीट कर पाए और फिर रेडी हो जाइए नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो सीधी बात, नो बकवास। अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक फिनोमिना से जो हमने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किए होंगे। जैसे कि इस ग्लास टम्बलर के अंदर एक रिफिल डाल रखी है और ऐसा लग रहा है देख के कि ये जो रिफिल है यहाँ पे ये दो पार्ट्स में है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये मैंने आज सुबह ही शूट किया था आपके लिए। तो देखो जैसे मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये क्या है, एक ही रिफिल है, ये दो पार्ट्स में टूटी हुई नहीं है। और वापस डालूंगा तो वापस ऐसे लगेगा जैसे दो पार्ट्स के अंदर आ गई है। फिर यहां पर देखो इसके अंदर ये रिफिल आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एकदम स्ट्रेट है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप, एकदम स्ट्रेट है। देखो जैसे मैं इसको पानी के अंदर डालता हूं और फिर मैं ऑब्जर्व करता हूं इसको ऊपर से, देखना ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रिफिल क्या हो गई है, यहां से बेंड हो चुकी है। पर रिफिल एक्चुअली में बेंड नहीं हुई है, वो वैसी की वैसी है। इट मींस हम सिर्फ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये क्या हो गई है, बेंड हो चुकी है। और वापिस अगर साइड से अगर आप देखोगे, देखना जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको फिर से ये लग रहा है कि ये वापिस इस क्या हो गई है, दो पार्ट्स में ब्रेक हो चुकी है। तो एक बार बताओ, यहां से मेरे को एक चीज लगती है ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर नहीं देने वाला। हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे मोशन ऑफ एम्फीबियस टैंक। अब एम्फीबियस टैंक क्या होगा, ये एक ऐसा टैंक होगा जो पानी में भी चलेगा और लैंड पे भी चलेगा। लेकिन ये ज्यादा स्पीड पे कहां चल रहा होगा, लैंड पे, और पानी में कैसा चल रहा होगा, स्लो में। तो हम देखते हैं कि जब एक एम्फीबियस टैंक क्या करेगा, लैंड से पानी के अंदर जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है ऑब्जर्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर एक इंटरेक्टिव सिनेरियो है। इस इंटरेक्टिव सिनेरियो में क्या होगा, हम कुछ टैंक लेकर आएंगे और उनको रन करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो, आपको टैंक दिख रहे होंगे रन होते हुए। अब हमने क्या किया कि इसकी जो डायरेक्शन है उसको कुछ ऐसे कर दी। ये आपको यहाँ पे एक हल्की सी लाइन दिखाई दे रही होगी। इस लाइन के ऊपर एक अलग मीडियम होगा और नीचे एक अलग मीडियम होगा, दैट इज ए इंटरफेस होगा दो मीडियम का। अभी प्रेजेंट में ऊपर जैसा मीडियम है वैसा ही नीचे मीडियम है, दैट इज दोनों जगह टैंक की स्पीड क्या है, सेम है। तो जब दोनों जगह टैंक की स्पीड सेम होगी तो टैंक की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करता है। लेकिन जैसे मैंने नीचे वाला मीडियम कर दिया वाटर, तो जैसे ही वाटर हुआ तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो टैंक है, टैंक की जो डायरेक्शन है आफ्टर एंटरिंग द सेकंड मीडियम वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और वो देखने से बहुत ही मतलब लॉजिकल बात भी लगती है। रीजन बीइंग, आप सोचो जब ये टैंक इसके अंदर एंटर कर रहा होगा तो पहले इसके जो होंगे ये वाले व्हील्स जो होंगे वो इस मीडियम में आए होंगे, और जब इस मीडियम में जो व्हील आ गए वो क्या कर रहे होंगे, स्लो मूव कर रहे होंगे। जबकि जो क्या हो गए होंगे दूसरे मीडियम में, वहां पे स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो आपको पता है ये वाले तो स्लो हो जाएंगे इस तरफ वाले, और इस तरफ वाले फास्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे मुड़ जाएगी चीज, हाँ या ना। तो टैंक क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा थोड़ा सा। अब देखो जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, अब देखो अगर दोनों जो व्हील होंगे वो एक साथ दूसरे मीडियम में गए तो देखो फिर वो कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा। तो इसी फिनोमिना को जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है ऑब्लिकली, और वो क्या कर जाती है, बेंड हो जाती है। तो वो बेंड होने का रीजन क्या है, इसका मतलब लाइट की भी जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में क्या है, अलग अलग है। तो उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं मान लो यहां पे टैंक की जगह लेकर आ जाऊं वेव, दैट इज लाइट लेकर आ जाऊं और टैंक हटा दूं, तो लाइट कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, देखो। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। जब ये बात समझ में आई गई तो इस केस में मैं टैंक लेकर आ जाता हूं फिर से, और फिर से ग्रिड दिखाता हूं। इसको लाइट की तरह ही ट्रीट करेंगे हम, बिल्कुल। अब यहां पे एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जो दो इंटरफेस हैं मीडियम के, दो इंटरफेस नहीं, इंटरफेस एक ही है, दो मीडियम का एक ही इंटरफेस होता है। यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम बना देते हैं, ये लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपकी जो रे होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
refracted. So this ray is known as refracted ray. इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट डेंट रे. और इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. तो हमारे पास तीन टाइप की रे हो गई. पहले हमने 3 लेक्चर्स में क्या पढ़ा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इनकी स्टडी कर ली. अब ये चीज गायब. अब हमने क्या करना है? लाइट क्या करेगी? दूसरे मीडियम में एंटर करेगी और वो अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज करेगी. सिर्फ और सिर्फ कौन से केस में? जब लाइट कैसे करेगी? ऑब्लिकली एंटर होगी. उस केस में उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज होगा. तब हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे. रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल. क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्टेड एंगल. और ऐसे ही इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो अब आगे डिस्कस करते हैं. तो अब हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्शन को. तो आपको पता होगा अभी एक इंटरेक्टिव सिनेरियो हमने ऑब्जर्व किया कि जब एक टैंक एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ऑब्लिकली एंटर करता है और उसकी स्पीड दोनों मीडियम में अलग अलग है टैंक की, तो उसकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. कहां पे? एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया. ऐसे ही जब लाइट भी क्या करती है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है ऑब्लिकली, उस टाइम पे उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं. तो थोड़े सिविलाइज टर्म में देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स व्हेन इट पासिस ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. आई होप ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. और जब रिफ्रैक्शन होता है तो उस केस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया समटाइम्स मेक द ऑब्जेक्ट अपीयर्स बेंट. हमने रिफिल वाला एग्जांपल दिया. शिफ्टेड का भी हमने एग्जांपल देखा. और डिस्टॉर्टेड. अब शिफ्टेड और डिस्टॉर्टेड का एग्जांपल और देखते हैं. ये एक सिनेरियो है जहां पे एक फिश है. फ्लाइंग फिश सुना आपने? ये भी हवा में है. ठीक है, आप बाहर बैठे हो. जब आप बाहर बैठ के इस फिश को ऑब्जर्व करोगे और ये फिश फ्लाइंग फिश है, बाहर आ गई, जंप किया इसने, तो जहां पे फिश आपको ऑब्जर्व हो रही है एक्चुअली में फिश वहीं एग्जिस्ट कर रही है इस टाइम पे. हाँ है ना? तो लेकिन अगर ये पानी ऊपर आ जाए थोड़ी देर में, तो देखो इस केस में क्या हो गया? एक्चुअली में तो फिश यहां पे है पर एपियर ये यहां पे हो रही है. क्यों? क्योंकि यहां पे इस केस में जो रे फिश से बाहर की तरफ आईज में जा रही थी वो पानी होने के कारण क्या हो गई? इंटरफेस ऑफ दीज टू मीडियम वो क्या हो गई? उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो गई. अब इस आई के लिए तो ये जो रे इसकी आई में आ रही है, इसको तो लग रहा है कि ये रे एक्चुअली में यहां से आ रही है. ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करना, इस फिश को अगर मैं साइड में लेकर जाऊं तो देखो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, रियल फिश और उसकी इमेज. और इसके लिए क्या रीजन है? आपको खुद को पता है, रिफ्रैक्शन. अगर रिफ्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता तो जहां पे फिश होती एक्चुअली में फिश आपको वहीं अपियर होती. तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन होने के कारण आपको ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी जगह अपियर होते हैं. दैट इज दे अपियर टू बी शिफ्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन. आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको. ये देखो, ठीक है, इट मींस शिफ्टिंग का एग्जांपल हो गया. और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिफ्रैक्शन. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. ये एक सिनेरियो है जिसके अंदर रिफ्रैक्शन के कारण स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टॉर्टेड शेप का दिखाई देगा. मेरे को नहीं पता शेप को क्या बोलेंगे, पर कुछ ना कुछ तो होगा ही. अगर मैं आईज को यहां लेकर जाऊं तो ये मेरे को कुछ चपाती जैसा दिखाई दे रहा है. हाँ है ना? तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है. और इमेज कैसी है? डिस्टॉर्टेड है. और अगर आप इसको मूव करके देखोगे तो ये देखो इसकी शेप कैसी दिखाई देती है. देखो, इट मीन्स यहां पे आपको एक बात और पता चल गई कि रिफ्रैक्शन के कारण ऑब्जेक्ट की शेप क्या हो सकती है? डिस्टॉर्टेड भी दिखाई दे सकती है. उसकी अपेरेंट पोजीशन कुछ अलग दिखाई दे सकती है. वो क्या होता है? कुछ बेंट दिखाई दे सकती है या फिर वो ब्रोकन दिखाई दे सकती है. तो इन सारे फिनोमेना के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? रिफ्रैक्शन. दैट इज जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. आगे देखो, अब हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो कहीं ना कहीं है ना, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये रिलेटेड है किसके साथ में?
स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। इसको जनरली से यूं रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी मीडियम है यहाँ पे वो लिख देंगे। जैसे एयर, तो यहाँ पे एयर लिख दोगे आप, वाटर है तो वाटर लिख दोगे, ग्लास है तो ग्लास लिख दोगे। तो यहाँ पे एक बार मैं मीडियम लिख देता हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, इसमें क्या होता है, ये एक रेशियो है किस किस चीज का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको वी एम से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जैसे ग्लास होगा तो एम की जगह ग्लास लिख देंगे। एक बार बता देता हूं, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है ना, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कांस्टेंट चीज है। और ये कितना आता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या आता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली ये स्पीड होती है। तो अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता चली क्या। अगर मैं इसके बेसिस पे एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन करूं तो आप समझना, अगर मैं कहूं कि आपके पास जो है ना, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम इज 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन find its रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन ए गिवन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन यहाँ पे कितनी स्पीड है, 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्लियरली बात पता चल गई, अगर मीटर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड गायब हो गया, 10⁸ से 10⁸ आ गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब ये बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। और जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया आपको इस मीडियम का कि 3 है, तो इसका मतलब ये बताता है कि आपको कि इसकी स्पीड इस मीडियम के अंदर, लाइट की स्पीड इस मीडियम के अंदर कितने टाइम्स कम है एज कंपेयर टू स्पीड इन वैक्यूम। अब डेफिनेशन पढ़ो, एकदम आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया इसका, इज मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड इनसाइड ए मीडियम कंपेयर टू वैक्यूम। तो यहाँ पे लाइट कितनी रिड्यूस हो गई है, 1/3 हो गई है। किसकी कितनी हो गई है, 1/3 एज कंपेयर टू किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे समझते हैं। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डिफाइन कर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। आप सोचोगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आपके फिंगरप्रिंट आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इट मींस कहीं पे भी क्राइम सीन पे अगर आपके फिंगरप्रिंट मिल गए तो उनको पता चल जाएगा आधार कार्ड के थ्रू कि ये क्राइम आपने कमिट किया है। इट मींस फिंगरप्रिंट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ऐसे ही अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आपको मीडियम का पता चल जाएगा हमेशा कि वो मीडियम कौन सा है। तो मेरा ये कहना है कि लाइट की जो स्पीड होगी ना, हर मीडियम के अंदर क्या होगी,
अलग अलग होगी। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब एक चीज देखो, हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो समझ लिया, अब एक चीज और समझते, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कैसे लिखेंगे? N12 ऐसे लिखते हैं जनरली। इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। क्या ये बात समझ में आ गई? और इसको हम कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने की जरूरत पड़ती है। तो अब यहां से आपको एक चीज पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होगा? C अपॉन V1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू क्या होगा? C अपॉन V2। ऐसे तो डिफाइन किया था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो जब ऐसे डिफाइन किया हमने, तो इट मीन्स अगर मैं यहां पर आ जाऊं फिर से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 किसके बराबर आ जाएगा? C बाय V1 अपॉन C बाय V2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो मैं यहां से एक स्टेटमेंट कह सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इंटू V1 शुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इंटू V2। एक स्टेटमेंट तो आप सीधा सीधा ये लिख ही सकते हो, दैट इज N1 V1 इक्वल टू N2 V2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे समझते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था ना, उसको यूज करते हुए हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पायरेक्स ग्लास इज 2.5 एंड दैट ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 2, देन सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट इन पायरेक्स ग्लास। तो पहला सॉल्व करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पायरेक्स ग्लास क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन पायरेक्स ग्लास। आपको पता है ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2.5 दे रखी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पायरेक्स ग्लास दे रखा है आपको, और साथ में क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन पायरेक्स ग्लास। तो वेलोसिटी इन पायरेक्स ग्लास कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.5। यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, देखो सॉल्व करने के लिए तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो बेसिक मैथमेटिक्स लगा के, लेकिन हमेशा अगर आप नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 10। ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 12। तो ये कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो यहां पे आप आंसर लिख लो, आपका क्या आ जाएगा? 1.2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास के लिए सॉल्व कर बताओ कि क्या आंसर आना चाहिए। तो अगर मैं फ्लिंट ग्लास के लिए सॉल्व करूं, तो मेरे को पता है सेम ही फॉर्मूला है फॉर फ्लिंट ग्लास, C डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास। ये वैल्यू कितनी है? 2 है, इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन फ्लिंट ग्लास। तो वेलोसिटी इन फ्लिंट ग्लास किसके बराबर आ जाएगा? 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर 8, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब थर्ड पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू पायरेक्स ग्लास। तो इसको समझ लेते हैं। हमने क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू
पायरेक्स ग्लास। तो ये चीज क्या आ जाएगी, डायरेक्टली क्या आ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पायरेक्स ग्लास। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी इन ऑफ पायरेक्स ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास। दोनों में से कोई भी यूज कर लो। तो इसको देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू पायरेक्स, तो फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था बेटा, ऊपर 2, और पायरेक्स का कितना था 2.5, 2.5। इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, देखो ये आपके पास आ जाएगा। देखो आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो तो ऊपर क्या आ जाएगा 8 और नीचे क्या आ जाएगा 10, तो सीधा ही पता चल जाएगा 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? ठीक है। अब एक बात बताता हूं, आप यहाँ पे ये मत सोचना कि देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 आ गया। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 आ सकता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी लेस देन 1 नहीं आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन की आप रीडिंग लगाओ, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। A ray of light traveling in air enters obliquely into water. What happens to the ray? It bends towards the normal. It bends away from the normal. It continues in the same direction. It gets completely reflected. अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस केस में इट कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या है, अलग अलग है। दूसरी बात, लाइट कैसे एंटर कर रही है, ऑब्लिकली एंटर कर रही है। इट मींस डायरेक्शन तो चेंज होगी। ठीक है। अब इसको मैं एक इंटुवेटिव तरीके से बताने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है। तो आपको एक इंटरेक्टिव सिनेरियो दिखाता हूं और फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी ये चीज। इस इंटरेक्टिव सिनेरियो को यूज करके मैं आपको अभी जो क्वेश्चन दिया था उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। यहां पे टैंक चलेंगे। अब हम टैंक को ऐसे मानेंगे जैसे लाइट चल रही हो। तो यहां पे क्या ले आया, मैं टैंक लेकर आया और टैंक को रन करने लग गया। अभी आप देखो यहाँ पे तो वैक्यूम है और यहाँ पे क्या है, आपके पास वाटर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। इट मींस यहाँ पे इस मीडियम के अंदर, वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो क्या है 1.33 टाइम्स क्या है, स्लोअर है कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, अभी एंगल कितना है 39 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ग्लास लेकर आ जाता हूँ तो एंगल क्या हो गया 34। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्पीड क्या हो गई लाइट की और कम हो गई। तो जैसे जैसे यहाँ पे लाइट की स्पीड कम होती जाएगी इसके कंपैरिजन में, तो वैसे वैसे क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होगी, मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर मैं जस्ट इसका उल्टा कर दूं, आप एक चीज देखो, ऊपर एयर नीचे एयर, एक बार मैं इसको यूं कर देता हूं और अब आप ऑब्जर्व करना कि यहां पे अगर मैं ग्लास लेकर आता हूं तो ये तो आपका ऑप्टिकली क्या हो गया, डेंसर मीडियम, और ये क्या हो गया ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो जब भी लाइट किधर से किधर जाती है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाती है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप ये बात समझ में आ गई, ज्यादा भी नहीं समझ आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ये जो मैंने टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया है ये एक्चुअली मैं एनसीईआरटी से लेकर आया हूं। ठीक है। और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखकर बताओ तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी ग्लास के अंदर, आंसर बताओ क्या होगा। तो यहां पे देख के साफ पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, सॉल्व करने पे पता चलेगा क्या होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है 1.5। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आंसर इज सी। आई होप आपका आंसर सही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में दिखा है लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, केरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर। तो लाइट की स्पीड सबसे फास्ट कौन से केस में है, तो यहाँ पे आपके पास केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है,
और लास्ट में वाटर 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 का है, वाटर का रिफ्रैक्टिव, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, केरोसिन का 1.44 है और टर्पेंटाइन ऑयल का कितना है 1.47 है। तो मेरे हिसाब से सबसे फास्ट किस में चलेगी चीज, वाटर के अंदर चलेगी, क्योंकि इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे जो कम स्पीड, सबसे जो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है, वाटर का है। तो आंसर इज सी। इस क्वेश्चन को देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज दिस मीन्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको ये बताना है। अब देखो डायमंड किधर गया, डायमंड ये रहा 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, लाइट ट्रेवल्स 2.42 टाइम्स फास्टर इन डायमंड देन इन वैक्यूम। ये तो बेटा गलत है, देख के पता चला एकदम गलत है। डायमंड रिफ्लेक्ट्स 2.42 टाइम्स मोर लाइट, ये गलत है। लाइट ट्रेवल्स 2.42 टाइम्स स्लोअर इन डायमंड देन इन वैक्यूम, ये बिल्कुल सही है। फोर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है पर फिर भी आपके लिए पढ़ देते हैं। डायमंड बेंड्स लाइट एट एन एंगल 2.42 डिग्री, ये गलत है। अब आगे देखते हैं। तो अब तक हम क्या क्या समझ गए कि रिफ्रैक्शन क्या चीज होती है, रिफ्रैक्शन होता क्या है, और रिफ्रैक्शन होगा कितना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। ये सारी बात समझ गए। लेकिन अभी तक हमने ये कैलकुलेट नहीं किया या फिर हमने क्वांटिफाई नहीं किया कि जो रे है वो कितनी डेविएट होगी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से, दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कितनी होगी। उस चीज को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो यूज क्या आते हैं, आपको पता है, आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, कुछ रूल सीखे थे, तो उन्हीं को यूज करके जब कोई ऑब्जेक्ट की रेज किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो जो इमेज बनेगी उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, हमने ये सारी की सारी चीजें बता दी थी। बिल्कुल सेम तरीके से जब आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आएंगे, ठीक है, और आपको वो अप्लाई भी करने आ गए, आपने उसकी एप्लीकेशन भी सीख ली, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की रिफ्रैक्शन होने के कारण जो इमेज बनेगी, आप उसकी पोजीशन, आप उसकी नेचर और उसकी ओरिएंटेशन, इन सब इंफॉर्मेशन के बारे में बता सकते हो, ठीक है, दैट इज प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ये क्या कहता है, ये जो रे आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। याद रखना ये रिफ्लेक्टेड नहीं है, ये रिफ्रैक्टेड है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। बात समझ में आ गई। दैट इज ऐसा कभी नहीं होगा ये रे इधर जाएगी और ये इधर चली जाए या ये इधर चली जाए। क्या ये बात समझ में आई है, नहीं है, सारी क्या होंगी, सेम ही प्लेन में होंगी। अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई ना। अब जो इसका जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, उसको हम और क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे, जिसके अंदर इंसिडेंट रे थी उसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट इज ये जो मीडियम है ये n1 है ऊपर वाला और नीचे वाला मीडियम क्या है, n2 है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लो, द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। और ये इधर भी आ जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट। क्या बात समझ में आ गई।
अच्छी तरह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। ये एक क्वेश्चन और है जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। अ रे एंटर्स ए डेंसर मीडियम एट 45 डिग्री, दैट इज, ये आपके पास N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है, डेंसर मीडियम मान लेते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 45 डिग्री एंड बेंड्स टू 30 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं एक नॉर्मल बना देता हूँ, मान लो ये आपके पास बन गया नॉर्मल, ठीक है, और ये आपके पास आ गई इंसिडेंट रे। तो ये टकराने के बाद में टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। ये एंगल आपको दिया है 45 डिग्री और ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो डेंसर मीडियम है तभी ये एंगल क्या हो गया, टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो गया, दैट इज कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पूछा आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो N2/N1, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ ये क्या है, N1 इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से। N1 साइन आई कितना है, साइन 45 डिग्री शुड बी इक्वल टू N2 साइन आर कितना है, साइन 30 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। N2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो N2/N1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2/√2, दैट इज √2। तो करेक्ट आंसर इज ए। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये एक इंटरेक्टिव सिनेरियो है जिसकी हेल्प से हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो लगभग सारा का सारा रिवाइज कर लेंगे। तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यहाँ दे रखा है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फर्स्ट मीडियम का है वो आपके पास 1 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सेकंड मीडियम का है वो आपके पास कितना है, 1.5 है। ये जो रे है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये आपके पास आ गई है नॉर्मल रे। नॉर्मल रे, यहां से आपको पता है ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट क्या करती है, एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो लाइट हमेशा बेंड हो जाती है किसकी तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होगा तो उतनी ही ज्यादा वो क्या करेगी, दूसरे मीडियम के अंदर क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इसी को अब हम ऑब्जर्व करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ऑब्जर्व करते हैं। तो ये देखो ये रे आई, रे आने के बाद में टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो सेकंड मीडियम है ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंक्रीज कर देता हूं। तो देखो जैसे ही मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करूंगा, ये मान लो मैंने 2 कर दिया, तो आप आइडिया लगाना कि क्या होता है कि रे और ज्यादा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है। ऑब्वियस सी बात है। अब बताओ इसको फिर से करते हैं, ये मैं कर देता हूं 3। अब क्या होगा, क्या लगता है। अब देखो ये तो रेयर मीडियम हो गया क्योंकि यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या है, कम है, और ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। शायद उल्टा बोल दिया, यहाँ पे ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, बिल्कुल सही बात है। रेयर मीडियम के अंदर क्या होता है, लाइट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। डेंसर मीडियम के अंदर क्या होता है, लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो ऑब्जर्व करते हैं, शायद और ज्यादा टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं क्या करता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम कर दूंगा, तो आपको पता है अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करूंगा तो क्या होगा, अभी भी टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर वो कुछ ऐसा था कि N1 इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू N2 इंटू साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब आगे समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो लाइट पासिस अक्रॉस द बाउंड्री फ्रॉम एयर इनटू वाटर, ये ठीक लग रहा है।
लाइट पासिस अक्रॉस द बाउंड्री फ्रॉम वाटर इनटू एयर, ये तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। लाइट पासिस अक्रॉस द बाउंड्री फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर, तो ज्यादा ग्लास से वाटर के अंदर जाएगा, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वाटर का कम है। लाइट पासिस अक्रॉस द बाउंड्री फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास, तो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव, तो इसका जो आंसर है देखने में एक तो एयर इनटू वाटर आएगा, जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, लेस देन होगा देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक आंसर और आना चाहिए, दैट इज डी, क्योंकि यहां पे भी लाइट कहां से जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है। तो दूसरा आंसर आपका आ गया डी। चेक कर देंगे आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही बात। ये क्वेश्चन और है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें पूछा है लाइट ट्रेवलिंग थ्रू द टॉप मटेरियल इन एंड अप्रोचिंग द बाउंड्री विद द बॉटम मटेरियल, आइडेंटिफाई ऑल द केसेस इन विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होना चाहिए, ठीक है। दैट इज ऊपर वाला रेयर, नीचे वाला डेंसर, तो ए केस तो ठीक लग रहा है। उसके बाद में ये गलत लग रहा है, और ये भी क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। तो आंसर मेरे को लगता है कि सिर्फ ए आएगा। चेक करते हैं। ये एक ग्लास लैब है। ग्लास लैब के अंदर क्या होता है, आपके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगी, और वो दोनों सरफेसेस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो इस केस में ये एक इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और इस रे को हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। तो यहाँ पे इस सरफेस के लिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोल देंगे। दैट इज इस सरफेस के लिए ये तो इंसिडेंट रे हो जाएगी इस सरफेस के लिए, और इस सरफेस के लिए ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इस ग्लास स्लैब की बात करूं, तो ये इस ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, और ये रे क्या कर रही है, इससे इमर्ज होकर बाहर निकल रही है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इमर्जेंट रे, और इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। और जो इस सरफेस पे जो बेंड होके अंदर आई है इसके, इसको हमने क्या बोल दिया, रिफ्रैक्टेड रे। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना है इसके अंदर, कि अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, और इधर भी सेम ही मीडियम है n1 है, तो यहां पे इन दोनों एंगल्स को देखो ये कैसे रिलेट होंगे। ये होगा n1 इंटू साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। ये पहली इक्वेशन होगी। अब देखो, ये अगर एंगल आई है और इस एंगल को मैंने आर बोल दिया, तो ये एंगल अगर मैं बोल दूं आर डैश है, तो आप ये बता सकते हो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्या? ऑब्वियस ही बात है, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है, और इन दोनों के पास ऊपर जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये भी दोनों पैरेलल हैं। तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट इज आर इज इक्वल टू आर डैश। तो यहाँ पे फिर से अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, n2 इंटू साइन आर डैश शुड बी इक्वल टू n1 इंटू साइन ई। ये आपका इमर्जेंट एंगल हो गया। अब यहां पे आपको पता है आर डैश और आर इक्वल है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n2 इंटू साइन आर शुड बी इक्वल टू n1 इंटू साइन ई। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं, इसको मैं इक्वेशन सेकंड बोल दूं, इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो देखो ये चीज और ये चीज सेम है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो n1 इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू n1 इंटू साइन ई। आपको पता है n1 इक्वल है, तो इसका मतलब साइन आई इक्वल टू ई है, तो इसका मतलब क्या है, आई इक्वल टू ई है। अगर ये आई इक्वल टू ई है, इट मीन्स ये दोनों रेज क्या है, पैरेलल है। तो यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि ये रे और ये रे एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर ये इधर जा रही है तो ये भी इधर ही जा रही है। दैट इज इसको जाना इसके अलोंग था, अब ये जा रही इसके अलोंग है, लेकिन इसमें एक शिफ्ट आ गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो जब भी लाइट क्या करती है, ग्लास स्लैब के थ्रू जाती है, तो उसमें एक लेटरल शिफ्ट क्रिएट हो जाता है। तो ऑब्जर्व करते हैं कि ये लेटरल शिफ्ट किस किस बात पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आप इस लेटरल शिफ्ट को या लेटरल डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व करना। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता हूं, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा हूं तो ये शिफ्ट बढ़ रहा है, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या करता हूं, इसकी थिकनेस इंक्रीज करता हूं, तो देखो अगर मैं थिकनेस भी इंक्रीज करूंगा तो भी लेटरल शिफ्ट बढ़ता जा रहा है। आप देखो इन दोनों के बीच की पैरेलल के दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये देखो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है।
और अगर मैंने एक चीज और कर दी यहाँ पे, दैट इज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दूं तो भी क्या होगा, शिफ्ट बढ़ता जाएगा। ऑब्जर्व कर लो आप। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, तो आगे देखो। अभी जो हमने ग्लास स्लैब के ऊपर रिफ्रैक्शन का डिस्कशन किया था, उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है। द लेटरल शिफ्ट ऑफ द इमर्जेंट रे इंक्रीजेस व्हेन द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब डिक्रीजेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब डिक्रीजेस। क्या लगता है इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो ऑब्वियस सी बात है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब डिक्रीजेस, उससे तो लेटरल शिफ्ट कम हो जाता है, ये तो गलत है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, ये इंक्रीज किया था तो हमने देखा था क्या हुआ था, लेटरल शिफ्ट इंक्रीज हुआ था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब डिक्रीज, ये तो जब डिक्रीज करेगा तब तो एक्चुअली लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या है, डिक्रीज करेगा। हमने तो क्या पूछा आपसे कि इंक्रीज कब करेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब डिस्कशन शुरू करते हैं स्फेरिकल लेंसेज का। स्फेरिकल लेंस क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? जिसके थ्रू लाइट क्या कर सके, पास कर सके। तो एक जो आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, उसकी एक सरफेस एटलीस्ट शुड बी ए पार्ट ऑफ इमेजिनरी स्फीयर। उससे जो लेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। तो आगे देखो, इस जगह अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये आपके पास एक लेंस है जिसकी दो सरफेसेस हैं। तो इसकी जो फर्स्ट सरफेस है, इसको हमने बोल दिया, ये मान लो इसको बोल दिया फर्स्ट, और इसको बोल दिया सेकंड। अब जो फर्स्ट सरफेस है, इसको यूज करते हुए आप एक इमेजिनरी स्फीयर बना सकते हो। तो आपने ये जो इमेजिनरी स्फीयर बनाया, उसका जो सेंटर है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस के लिए। ऐसे ही सेकंड सरफेस को भी यूज करके आप क्या बना सकते हो, एक स्फीयर बना सकते हो। और जैसे वो स्फीयर बनाओगे तो उसका भी सेंटर आएगा, उसको क्या बोल दोगे, C2। इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो पहली सरफेस है, उसका जो स्फीयर बना, उसकी जो रेडियस है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। और दूसरी सरफेस का जो रेडियस होगा, उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। बात समझ में आई है नहीं है? अब सुनो, जब भी आप दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करते हो एक स्ट्रेट लाइन से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आई या नहीं आई? तो कैसे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस? क्या करोगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, उन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको मिलेगा कि इसकी जो साइज है, दैट इज डायमीटर, जिसके थ्रू लाइट जा सकती है, ठीक है, इस लेंस की, इसको हम क्या बोलते हैं, एपर्चर। तो एपर्चर जनरली क्या बताएगा, साइज ऑफ द लेंस। क्या बताएगा, साइज ऑफ द लेंस। अब इस केस में अगर आप देख रहे हो तो आपको ऑब्जर्व होगा कि ये बीच में से थिक है और साइड से ये थिन है। इस टाइप के लेंस को हम पता क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? ठीक है, तो क्या क्या टर्म समझ में आ गई आपको? प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आई गया आपके पास, एपर्चर समझ में आई गया है, फिर कॉन्वेक्स लेंस है ये समझ में आई गया है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया सारा का सारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो, ये आपके पास एक और लेंस मिल गया। इस लेंस के लिए ये आपके पास फर्स्ट सरफेस है, ये आपके पास सेकंड सरफेस है। फर्स्ट सरफेस को यूज करते हुए आप जो स्फीयर बनाओगे, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा उसको C1 बोल दिया। सेकंड सरफेस को यूज करके बनाओगे, उसको क्या बोल दोगे, C2 बोल दोगे, जो इनका सेंटर होगा इन स्फीयर का। फर्स्ट सरफेस को यूज करते हुए जो सर्कल बनेगा या स्फीयर बनेगा, उसका जो रेडियस होगा वो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ऐसे ही दूसरी सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, इस केस में अगर आप देखोगे तो ये जो लेंस है, ठीक है, ये बीच में से थिन और साइड में से क्या है, ठीक है। इस टाइप के लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ये पता चल गया रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे मेजर करते हैं।
इसका तो सेंटर पकड़ लिया एक स्फीयर का, और लेंस की क्या पकड़ ली, सरफेस पकड़ ली, ठीक है। और उससे जो इमेजिनरी स्फीयर बनेगा उसका जो रेडियस होगा वही क्या होगा आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हमने 3 टर्म्स पढ़ ली हैं, कौन कौन सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर्स फ्रॉम विच द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस इज मेड। सिंपल बात है, आगे बात समझे। दूसरा, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल लेंस, द प्रिंसिपल एक्सिस इज स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। ये बात भी समझ में आ गई होगी, कुछ स्पेशल है ही नहीं। फिर एपर्चर, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए लेंस थ्रू विच लाइट कैन एंटर, उसे हम क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। अब हम 2 टर्म्स और पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इंटरेक्टिव सिनेरियो देखेंगे, उसके अंदर पढ़ते हैं हम। देखो ये एक इंटरेक्टिव सिनेरियो है, इसके अंदर क्या होगा आपके पास, मैं एक रे लेकर आऊंगा। देखो ये रे जब इसके थ्रू, लेंस के थ्रू पास हो रही है, तो आप देखोगे इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो गई है। इसी रे को अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट के थ्रू पास करूं, तो देखो अभी भी इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज है। इस लेंस के अंदर एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसके थ्रू जब लाइट पास होती है ना, तो अपनी वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज नहीं होती। वो पॉइंट जिसके थ्रू जब लाइट पास हो एक लेंस के थ्रू और उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है। एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बोलते हैं। तो फोकस को भी समझ लेते हैं कि फोकस क्या चीज है। तो इसको डिलीट करते हैं। ये पैरेलल रेज आएंगी, जब पैरेलल रेज एक लेंस के थ्रू पास हो, ठीक है, और रेज किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जिस पॉइंट के ऊपर वो क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं या एपियर होती हैं कि वो कन्वर्ज करेंगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो इस केस में आपके पास इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, फोकस बोल देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो फोकस भी समझ में आ गया, ठीक है। जहां पे पैरेलल रेज या तो एक्चुअली में मीट कर रही हो या एपियर कर रही हो कि वो वहां पे मीट करेंगी, हाँ या ना, या एपियर टू डाइवर्ज। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हमने कॉन्वेक्स लेंस का देख लिया, अब हम किसका एग्जांपल देखें, कॉनकेव लेंस का। तो एक चीज याद रखना, कई जगह मिलेगा आपको, कॉन्वेक्स लेंस किस नेचर का होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर। हमेशा ये बात सही नहीं होती, ठीक है, आगे बताऊंगा कब कब नहीं होगी। पर अभी ये मान के चल लो कि जो कॉन्वेक्स लेंस है जर्नली, क्या कहा मैंने, जर्नली वो क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। दैट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो अब हम देखते हैं डाइवर्जिंग लेंस को। अब ये आपके पास कैसा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। कैसा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। तो इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे मैं एक बीम लेकर आता हूं और इस पॉइंट के थ्रू अगर वो बीम जाती है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो ये होनी चाहिए, गई इधर, इट मीन्स इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो इस टाइप के लेंस के अंदर भी आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसके थ्रू जब लाइट जाएगी तो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज नहीं होगी। बाकी हर जगह पे देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो रही है। तो वो पॉइंट जिसके थ्रू लाइट पास होती है और उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते थे, ऑप्टिकल सेंटर बोलते थे। क्या बोलते थे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बात समझ में आई है नहीं अच्छी तरह से? ठीक है। अब एक बार पैरेलल बीम ऑफ रेज लेकर आते हैं इस केस के लिए। तो पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं, और ये देखो ये पैरेलल बीम ऑफ रे आ गई अपने पास, ये आ गई। इसके अंदर आपको क्या लग रहा है कि लाइट क्या कर रही है, जब इस लेंस के थ्रू जाती है तो लाइट क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो लाइट ये डाइवर्ज कर रही है, और क्या लग रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइट है वो कौन से पॉइंट से आ रही होगी, डाइवर्ज, इस पॉइंट के ऊपर। तो डाइवर्ज तो हो रही है ये वाली, तो एपियर हो रही है कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोकस बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? बिल्कुल एक लेंस वाली कहानी है, सॉरी बिल्कुल ये मिरर वाली जैसी कहानी है, हाँ या ना। तो आप देख के एक बार बताओ मेरे को, सारी डिस्टेंसेस अगर मैं कहता हूँ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती हैं,
कहाँ से मेजर की जाती हैं? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती हैं। ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है मान लो, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। तो आपको पता है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम क्या बोलते थे? पॉजिटिव बोलते थे। तो इस केस में जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है, इसके लिए फोकस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा इसका फोकस? नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छी तरह से बात याद रखना आगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई गई। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? डाइवर्जिंग इन नेचर होता है जनरली, हमेशा नहीं होता। जनरली क्या होता है? डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा किस नेचर का होता है? कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। चलो अब आगे देखते हैं। तो अब दो टर्म्स और पढ़ लेते हैं, ठीक है, और इसको आपको नोट डाउन भी करना है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस inside the lens such that a ray of light passing through it does not deviate from its path. यही बताया था, यही चीज है। फिर है प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल लेंस। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where light rays parallel to the principal axis either converge, that is meet, or appear to diverge from after passing through the lens. आई होप ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। नहीं है तो इसको आप लिख लो अच्छे से। अब जो पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस? क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? आराम से देखो, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस, बिल्कुल यही सही लग रहा है मेरे को तो। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो मजा नहीं है, तो वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस सरफेस टू द प्रिंसिपल फोकस, ना सरफेस से नहीं लेते, ठीक है। फोकस की डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। फिर लास्ट में द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस सरफेस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ना ना इस बात में भी मजा नहीं आया, ठीक है, ये भी गलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से। अब आप इस क्वेश्चन को देखो और बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है अपने को। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस, ये तो गलती है, ये तो एक्चुअली फोकल लेंथ बता रहा है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द लेंस सरफेस, ये मेरे को लगता है सही है, क्योंकि लेंस सरफेस, ठीक है। मैंने क्या कहा था? जो स्फीयर बनेगा उसका जो रेडियस, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जो स्फीयर बनेगा वो क्या, किसको यूज करते हुए बनता है? सरफेस को यूज करते हुए बनता है, ना ही कि ऑप्टिकल सेंटर को यूज करते हुए। द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस टू द लेंस सरफेस, ये तो गलती है। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द लेंस सरफेस, ये भी क्या है? गलत है। बात समझ में आई है? नहीं आई? आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम जो टॉपिक 2 भी डिस्कस थे उसमें तीसरे टॉपिक पे पहुंच गए। पहला टॉपिक था रिविजिटिंग रिफ्रैक्शन, दूसरा था आपके पास स्फेरिकल लेंसेज। तो उसके साथ में जो भी की टर्मोलॉजीज थी वो हमने डिफाइन कर दी। अब हम आते हैं रे ट्रेसिंग के ऊपर। तो आपको पता है कि जब भी किसी पॉइंट से एक रे निकलेगी तो पहली सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर दूसरी सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। दोनों जगह पे आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाओगे तो आपको क्या होगी? इमर्जेंट रे का आइडिया लग जाएगा कि इमर्जेंट रे किधर जाएगी। लेकिन इस केस के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? पहली सरफेस पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, फिर दूसरी सरफेस पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ रेज ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनमें हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पता अगर हम लगाएंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो वो कौन कौन सी रे हैं? तो सबसे पहले देखो, कोई भी रे, आपको एक रे तो पता ही है, जो भी रे कहां से जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, वो कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। तो मैं आपको दिखाता हूं। तो इस केस में देखो, ये जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ये अपने पाथ को चेंज नहीं करती है। तो एक रे तो यही बन गई। अब चाहे ये कन्वर्जिंग लेंस हो या फिर ये डाइवर्जिंग लेंस हो, दोनों में सेम ही बात है। जो रे जा रही है वो अपने पाथ को क्या कर रही है? चेंज नहीं कर रही। तो पहली रे तो कौन सी हो जाएगी आपके पास? अ रे दैट पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है।
एक रे तो हो गई। अब यहाँ पे है ना, इसके लिए मेरे को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं लगाऊंगा तो भी सेम ही रे मिलेगी। दूसरी रे देखो, जो रे क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो क्या होगी, या तो अपीयर टू पास थ्रू फोकस, इसका फोकस है तो ये जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये अपीयर हो रही है, यहां से पास हो रही है। अगर कन्वर्जिंग होगी तो इट विल पास थ्रू फोकस। तो दूसरी रे कौन सी हो जाएगी, रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, क्या होगा, आइदर passes through focus और appears to passes through focus, दूसरी रे। तीसरी रे, जो रे फोकस से पास होगी, जो रे फोकस से पास आउट होगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। या फिर आप देखोगे ये आपके पास डाइवर्जिंग लेंस है, जब ये डाइवर्जिंग लेंस के लिए अपीयर टू पास थ्रू फोकस होगी तो आप बोलोगे इसमें अपीयर कहां से हो रही है, दैट इज ये रे आ रही है और ये ऐसे लग रहा है कि ये यहां से फोकस से पास आउट होगी, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इट मींस अब हमारे पास कितनी रेज आ गई हैं, 3 रेज आ गई हैं। इन 3 रेज को यूज करके हम हमेशा क्या कर सकते हैं, इमेज की लोकेशन निकाल सकते हैं। कौन कौन सी होगी, एक जो पैरेलल होगी दैट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस और पास थ्रू द फोकस, जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो अनडेविएटेड पास होगी हमेशा। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से, तो आगे देखो। तो अभी आपको मैंने जो रेज बताई हैं वो सारी की सारी लिखी है, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, आइदर पासिस थ्रू द फोकस और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ये समझ में आ गया, देख लिया था हमने। A ray passing through the optical center of a lens travels in a straight line without any deviation from its path, ये भी पढ़ लिया हमने। लास्ट, a ray passing through or directed towards the principal focus always emerges parallel to the principal axis। तो ये तीनों रेज अगर आपको याद रहेंगी, आप हमेशा क्या बना सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेज बना सकते हो। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं रे ट्रेसिंग के ऊपर। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास ग्रीन कलर की इंसिडेंट रे है। आपसे ये पूछा गया है इसमें से रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होगी, आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होगा। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आपके पास ये वाला जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये कन्वर्ज करता है रे, तो पैरेलल रे को वन तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि कन्वर्ज करेगा। कौन सा हो सकता है, या तो थर्ड हो गया या सेकंड होगा, और ये आपने ऑलरेडी देख लिया, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, पासिस थ्रू द फोकस। तो आपके लिए करेक्ट आंसर क्या आएगा इस केस में, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे फिर से एक इंसिडेंट रे, वही आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है। तो आपको ये तो पता है कि ये जो रे इधर जा रही है, देखो यो जा रही थी, अगर यो बनती तब तो डाइवर्ज होती, तो फर्स्ट भी कन्वर्ज है, सेकंड भी कन्वर्ज है और थर्ड भी कन्वर्ज है। लेकिन मैंने आपको रे ट्रेसिंग के अंदर रूल ही बता दिया था, कुछ रेस का तो आपको पहले से ही पता है कि जो रे फोकस से पास आउट होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये एक और क्वेश्चन है जहां पे आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है, ये इंसिडेंट रे है। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, मेरे को लगता है काफी लोगों ने जो इसका आंसर दिया होगा ना वो फर्स्ट दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा फर्स्ट इज द रॉन्ग आंसर। वो रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये रे जानी इधर चाहिए थी, अगर इधर जाने के बाद में अगर ये इधर हो रही है, इट मीन्स ये तो डाइवर्ज हो रही है ना, तो ये तो डाइवर्जिंग लेंस हो गया होगा फिर उस हिसाब से। है ये कैसा कन्वर्जिंग, तो फर्स्ट भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर इज थर्ड। तो आपको एक बात बता देता हूं, जो एक बात कही जाती है ना कि रे दैट पासिस थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके साथ में एक बात और दिमाग में रखना, आपके पास यहाँ पे दो फोकस है, एक ये रहा एक ये रहा, इस फोकस से पास आउट होगी कन्वर्जिंग के लिए तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, इस फोकस से पास आउट होगी तो पैरेलल नहीं होगी। और इसका साथ में आइडिया कैसे लगाना पड़ेगा आपको, इसके बारे में आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। आगे चल के एक क्वेश्चन और मिल जाएगा आपको ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो इस बार आपके पास डाइवर्जिंग लेंस है या कॉन्केव लेंस है। इस केस में क्या होगा, आपके पास इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कईयों को लगता है कि आंसर 3 भी हो सकता है, क्योंकि जो पैरेलल होती है वो क्या होती है, फोकस से पास आउट होती है। फिर से मैंने बोला गड़बड़ है यहाँ पे, आपको साथ में ये सोचना पड़ेगा
कि ये लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है। अगर यहाँ से पास आउट हो रही है इट मीन्स ये तो कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए, पर एक्चुअली है कैसा, डाइवर्जिंग। तो पक्की बात है ये यूं जा रही है, फर्स्ट रेज द, और ये अपियर होगी कि कहाँ से पास आउट हो रही है, फोकस से पास आउट हो रही है। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये आपके पास एक डाइवर्जिंग लेंस है या कॉनकेव लेंस है। इसके अंदर आपको बताना है जो रे फोकस से पास आउट होगी तो वो जब इस लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट होगी तो आपको ये बताना है इनमें से कौन से आपके पास रिफ्रैक्टेड रे होगी। ठीक है, कईयों का आंसर आ गया होगा इस केस में सेकंड, जो कि गलत है, क्योंकि ये लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग। तो जो रे यूं जा रही है, कन्वर्ज हो रही है तो मतलब यूं हो रही है, डाइवर्ज हो रही है तो ये और दूर जा रही है इससे, हाँ या ना। तो आपने देखा कि सेकंड तो हो ही नहीं सकता, सेकंड नहीं हो सकता तो थर्ड भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी, जब भी रे फोकस से पास आउट हो, साथ में एक बात का और ध्यान रखना कि वो कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। उसी के बाद में पता चलेगा कि रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी या नहीं होगी। ठीक है, दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, मतलब लोग लिख देते हैं किताबों में, ठीक है, लेकिन उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करते। तो मैंने आपको क्या बताया, 2-3 रेज के बारे में आपको पता चलेगा। कौन सा, जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी वो कभी डेविएट नहीं होगी। ठीक है, जो पैरेलल होगी दैट विल पास थ्रू फोकस और अपीयर टू पास थ्रू फोकस। तीसरी जो रे है ना, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जो रे फोकस से पास आउट होती है दैट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके साथ में क्लॉज ऐड कर देना, और वो क्लॉज क्या होगा, क्लॉज ये होगा, आपको साथ में ये देखना पड़ेगा कि डाइवर्जिंग लेंस है या कन्वर्जिंग लेंस है, उसके साथ कंसिस्टेंट करके आपको रे को पैरेलल करना पड़ेगा। हो सकता है हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपके पास फिर से एक डाइवर्जिंग लेंस है, एक इंसिडेंट रे है विच अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। क्यों, थर्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि थर्ड होने का मतलब ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, सेकंड मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि जो फोकस से पास आउट होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, रे ट्रेसिंग की हेल्प से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है उसको अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे लेंस के सामने, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेज की लोकेशन देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे, उसका ओरिएंटेशन देखेंगे और उसका मैग्निफिकेशन देखेंगे। इन कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें डिस्कशन करना है, एक एक करके हम ये डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक लेंस है जिसको हम क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे एक कन्वेक्स लेंस है, या क्या बोलेंगे ये कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। दैट इज पैरेलल रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेज ये रही, ऑलरेडी दे रखी कि कॉरस्पॉन्डिंग इमेज ये रही, लेकिन होगा हमारे साथ उल्टा, हमें ऑब्जेक्ट दिया होगा और हमें इमेज की पोजीशन बतानी होगी। तो आपको ये तो पता चली गया कि जो इमेज बनती है वो किसके कारण बनेगी, रिफ्रैक्टेड रे के कारण बनेगी। किसके कारण, रिफ्रैक्टेड रे के कारण। तो एक रे जो होगी जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आप सोच के बताओ वो कहां से पास आउट होगी। जो भी रे होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो हमेशा फोकस से पास आउट होगी। दूसरी रे जो क्या करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी, वो अनडेविएटेड जाएगी। तीसरी रे जो क्या करेगी, फोकस से पास आउट होगी, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये तो पता ही है आपको। तो अब एक बार है ना, इसी को यूज करके हमें है ना इमेज की पोजीशन का, ओरिएंटेशन का, मैग्निफिकेशन का और साथ में उसकी साइज का, इन सारी चीजों का आइडिया लगाना है। तो पहली रे मैंने ये बना दी, पैरेलल होगी वो प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास आउट हो रही है। और अगर वो फोकस से पास आउट हो रही है तो आप देखो इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे लेकर जाऊं या पीछे लेकर जाऊं, तो जो पैरेलल रे है ना वो हमेशा फोकस से पास आउट हो रही है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कहीं पे भी स्लाइड करता जाऊं, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जो फोकस से पास आउट होती है वो चेंज ही नहीं होगी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज सोचो, एक रे और होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है ना, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। तो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पे है तो ये रे कुछ ऐसे बनती, तो जहां पे भी दो रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी वो इमेज बनेगी, तो ये इमेज बन गई। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट आप यहां रख देते, ठीक है, ये कैंडल यहां रख देते
अगर ये रख देता तो ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे यूं बनती, तो इमेज कुछ यहाँ बनती, यहाँ रखते तो ये कुछ यूं हो जाती, तो ये कुछ यहाँ पे बनती, तो इमेज ऐसे ही बनती। आइडिया लग रहा है ना देख के। अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरी रे बना रहा हूं मैं, देखो दूसरी रे बनाता हूं, ये देखो बिल्कुल यही बनाई है। अब जैसे जैसे मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा तो ये जो रे है वो कुछ ऐसे टिल्ट होती जाएगी, ये देखना आप, ये देखो, तो इमेज क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो यहां पे रखूंगा, तो ये बात बताओ, सबसे पहले बियॉन्ड 2f रखता हूं, तो इमेज कहां बन रही है, f एंड 2f के बीच में। कैसे पता चला, रे डायग्राम से, ठीक है। दूसरा, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली के अंदर रिफ्रैक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जब भी रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर अपराइट है, इन्वर्टेड है या अपराइट है, तो आप देखो ऑब्जेक्ट यूं है, इमेज जस्ट इसके उल्टी है, रिवर्स बनी है, हाँ या ना, तो इसका ओरिएंटेशन क्या उल्टा है, तो हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। अब एक बार बताओ, क्या लगता है जो साइज ऑब्जेक्ट की है क्या वही साइज इमेज की है या उससे कम है या ज्यादा है, तो आपको पता चलेगा कि इमेज कैसी बनी है, स्मॉल बनी है, हाँ या ना, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार बताओ, जैसे जैसे मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा, जैसे मैं 2f पे लेकर गया, ठीक है, तो 2f पे लेके गया तो ये देखो 2f पे बन गई इमेज। तो अभी क्या लग रहा है, देखो एकदम सिमेट्री लग रहा होगा आपको, सिमेट्रिक है पूरा का पूरा। तो यहां से आपको एक चीज पता चल जाएगी, अगर मैं एक रे और भी ड्रॉ करूं ना, इसको अगर मैं हटा दूं, ये करूं जो फोकस से पास आउट हो रही है, तो ये दोनों सिमेट्रिक होंगे। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो आप कोई भी दो रे बना सकते हो, आपकी इच्छा है कोई भी बनाओ चाहिए। मैं इन दोनों को यूज करता हूं जनरली। तो जैसे मैंने इन दोनों को यूज किया, तो अब देखो आपके पास इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की है। अब 2f और f के बीच में लेकर आता हूं, तो जैसे 2f और f के बीच में लेकर जाऊंगा तो इमेज कहां बनने लगी, बियॉन्ड 2f बनने लग गई। अभी भी रियल ही है, अभी भी इन्वर्टेड ही है, लेकिन कैसी है, एनलार्ज्ड है। कैसी है, एनलार्ज्ड है। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको f पे रखूंगा, तो इमेज कहां बनने लग जाएगी बेटा, जनरली बोलते हैं इन्फिनिटी पे बोलते हैं, इन्फिनिटी पे नहीं बनती, ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब बन ही नहीं रही है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे बोलने का मतलब ही आप क्या बोल सकते हो कि इमेज नहीं बन रही, ये आंसर भी सही है, ज्यादा सही आंसर यही है। और जैसे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे आगे जाके कभी भी मीट कर ही नहीं सकती। तो आप इनको जबरदस्ती पीछे एक्सटेंड करके मीट करवा रहे हो, तो ये आपके पास कैसी इमेज बनेगी, रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, क्या लग रहा है, वर्चुअल बन रही है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर ही नहीं रही, हाँ या ना, जबरदस्ती एक्सटेंड करा के मीट कर रहे हो, ठीक है। एनलार्ज बन रही है, एनलार्ज बन रही है, ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, बता ही दिया पहले एनलार्ज बन रही है। ये बताओ ओरिएंटेशन कैसा है, इन्वर्टेड है या फिर अपराइट है, अपराइट बन रही है। आई होप ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई। वर्चुअल बन रही है, पोजीशन पता चली गई, इन्वर्टेड है या अपराइट है ये पता चली गई आपको, एनलार्ज है, ये सारी चीज पता चल गई। अब हम डिस्कशन करते हैं किसके लिए, डाइवर्जिंग के लिए, डाइवर्जिंग लेंस के लिए। तो ये मान लो ये आपके पास डाइवर्जिंग लेंस आ गया, ठीक है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो एक बार मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं। अब आपको पता है एक रे क्या है, जो पैरेलल होगी वो अपीयर होगी कि कहां से पास आउट हो रही है, फोकस से। कई लोग पता है क्या करते हैं इसमें गड़बड़, मैं फिर से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, वो सोचते हैं पैरेलल आई है, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। भाई अगर ये ऐसे जाती तो फिर ये तो कन्वर्जिंग लेंस होता ना, ये है कैसा एक्चुअली में, ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो आप सोच लेना कि डाइवर्ज हो रही है तो यहां से जा रही होगी, तो एक रे यहां से जा रही है। दूसरी रे क्या होगी, अगर ये यहाँ पे होगा तो दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी। अब एक बार बताओ, क्या ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे कभी आगे जाके मीट कर सकती हैं क्या, कभी भी, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो आगे जाके मीट नहीं कर सकती तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि एक्चुअली में मीट नहीं कर रही। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ इमेज कैसी है, अपराइट है या इन्वर्टेड है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, तो कैसी है, इन्वर्टेड है, सॉरी कैसी है इमेज, अपराइट है इमेज। तो रियल है वर्चुअल है, ये पता चल गया वर्चुअल है, अपराइट है इन्वर्टेड है, कैसी है, अपराइट है। मैग्निफिकेशन कैसा है, स्मॉल है या लार्ज है या सेम साइज की है,
स्मॉल है, इसको हम जनरली डिमिनिश भी बोलते हैं, बहुत छोटी बनती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एक बार अपन देखते हैं, आइडिया लग ही गया है मेरे को। तो बस एक बार बताओ, इसको मैं जैसे जैसे आगे लेकर जाऊंगा, ये आपके पास ये वाली रे बना दी, जैसे जैसे आगे लेकर जाऊंगा, क्या लगता है ये जो इमेज है वो टूवर्ड्स द ऑप्टिक सेंटर की तरफ मूव करेगी या फोकस की तरफ मूव करेगी? जैसे जैसे इसको आगे लेके जाऊंगा, आगे लेके जाऊंगा, तो आपको पता है जैसे जैसे आगे लेकर जाओगे तो आप देख पा रहे हो ये रे तो चेंज होगी नहीं जो फोकस से पास आउट हो रही है। ठीक है, या अपीयर टू पास थ्रू फोकस, तो ये क्या होगी, टूवर्ड्स द क्या होगी, ऑप्टिक सेंटर की तरफ जाएगी। तो आप इसको कहीं पे भी लेकर चले जाओ, आप देखो, तो हमेशा इस केस में आप ऑब्जेक्ट को क्या रखो, बियॉन्ड 2f रखो, 2f और f के बीच में रखो, या f और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखो, हमेशा आपको जो इमेज मिलनी है ना वो कैसी मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, अपराइट मिलेगी, हाँ या ना? और कहाँ मिलेगी, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में मिलेगी आपको हमेशा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? आई होप ये सारी की सारी बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कहा है, द फॉलोइंग डायग्राम आर रेज डायग्राम शोइंग हाउ टू लोकेट द इमेज। इमेज आपकी कौन सी है, इन ग्रीन, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा है, रेड कलर का। विच ऑफ these diagrams आर करेक्टली ड्रॉन, इंक्लूड ऑल दैट अप्लाई, इफ नन अप्लाई देन टैप ऑन नन अप्लाई। ठीक है, यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे को देख के लग रहा है बियॉन्ड 2f है, ये कैसा लेंस है, पहली बात तो ये बता दूं, ये आपके पास डाइवर्जिंग लेंस है। तो आपको पता है जो पैरेलल रे आएगी वो फोकस से यहां से पास आउट हो ही नहीं सकती, क्यों, ये ऊपर वाली रे गलत बनाई है। रीजन बिंग ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस, और ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, कोई डिस्कशन ही नहीं है। इसमें आ जाओ, पैरेलल रे आई है, इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ये सही है, ऑप्टिक सेंटर के थ्रू जा रही है, ये बिल्कुल सही है, तो इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनेगी, तो बी डायग्राम एकदम सही है। अब इसके ऊपर आ जाओ, तो आंसर बी तो आ ही गया, बी तो चेक कर लिया हमने। सी को और देख लेते हैं, रेड वाला ऑब्जेक्ट है, तो रेड वाला ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर देखो रेड वाले के लिए अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, आप देखो रेड इज द ऑब्जेक्ट, अगर ये रे आ गई तो ये लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग है, पर यहाँ पे ये रे को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना यहीं पे ही। और दूसरी बात, आप भी, मैंने थोड़ी सी देर पहले आपको बताया, ये जो डाइवर्जिंग लेंस है ना, ये हमेशा जो इमेज बनाएगा ना वो छोटी साइज की बनाएगा कंपेयर टू इट्सेल्फ, जो ऑब्जेक्ट है, दैट इज डिमिनिश इमेज बनती है। यहाँ पे तो क्या दिखा रहा हूं मैं, इमेज क्या है, बड़ी है, तो राइट आंसर क्या है मेरे हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है इसका, दैट इज बी। तो चेक करते हैं बी आंसर को। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, द फॉलोइंग डायग्राम आर रे डायग्राम्स शोइंग हाउ टू लोकेट द इमेज, इमेज फिर से ग्रीन है आपके पास, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एरो इन रेड, आपके पास ऑब्जेक्ट रेड कलर का है। विच ऑफ दीज डायग्राम्स आर करेक्टली ड्रॉन, इंक्लूड ऑल दैट अप्लाई, इफ नन अप्लाई देन टैप ऑन नन अप्लाई। बिल्कुल सही बात है, आप इसको देख के बताओ आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। तो यहां से देख के मेरे को एक चीज का आइडिया लग रहा है कि रे डायग्राम देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, पहली बात तो ये है जब भी आप बियॉन्ड एफ रखते हो, ये आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है, इमेज हमेशा क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है, यहाँ पे अपराइट बन रही है, तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो सीधी सीधी रे आ रही है ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो डाइवर्ज हो रही है, तो गलती है ये। तो इस केस में अगर आप देखोगे, ये देख के मेरे को काफी कुछ ठीक लग रहा है, 2f पे रखा है, 2f पे पैरेलल लाइट पासिंग थ्रू फोकस कन्वर्ज कर रही है, ऑप्टिक सेंटर से जा रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो मेरे को बी तो सही लग रहा है, तो बी तो मैं लिख ही देता हूँ, सही है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, बियॉन्ड 2f रखा है, तो जो पैरेलल लाइट वो कन्वर्ज हो गई, किससे हो गई, फोकस से, और जो फोकस से पास होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये तो मेरे को दोनों ही ठीक लग रही है, क्योंकि ये भी कन्वर्ज हो रही है, यूं जाके अगर ये नीचे की तरफ चली जाती तब ये डाइवर्ज हो जाती, तो मेरे को लगता है आंसर सी भी होगा। तो चेक कर लेते हैं,